हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्रेम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, उत्पादक का व्यवहार और पूर्ति। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, बाद में क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। तो देखिए, किसी वस्तु के भौतिक आगतों तथा भौतिक निर्गतों के बीच फलनात्मक संबंध को क्या कहा जाता है? उत्पादन फलन। यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या शो करता है? फंक्शनल रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ ए गुड। किसी भी चीज़ की फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट के बीच में जो रिलेशन होती है, जो दिखाई जाती है, उसे कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है कुछ इस तरीके से। वेयर देखिए, यहाँ पे Q क्या है? फिजिकल आउटपुट ऑफ ए गुड, और F1 F2 से लेकर Fn तक ये क्या दिए गए हैं? फिजिकल इनपुट। टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है ये दो तरीके का होता है। एक होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और दूसरा होता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अल्पकालीन उत्पादन में क्या होता है? जिसमें उत्पादन का एक साधन परिवर्तनशील होता है और अन्य स्थिर होते हैं। ओके, तो इस प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है? वन फैक्टर जो होता है प्रोडक्शन का वो वेरिएबल होता है, यानी कि परिवर्तनशील होता है, और जो ऑल होते हैं, मतलब जो बाकी के होते हैं, वो क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, स्थिर होते हैं। सो लॉ ऑफ रिटर्न टू ए फैक्टर इज अप्लाइड। इसमें उत्पादन को परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को बढ़ाकर ही बढ़ाया जा सकता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। परिवर्ती अनुपाति के नियम से भी इसे जाना जाता है। एक है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। इसमें क्या होता है? ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, यानी कि परिवर्तनशील होते हैं सारे फैक्टर। सो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल इज अप्लाइड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कुल उत्पाद क्या है? टोटल प्रोडक्ट रेफर्स टू ए टोटल अमाउंट ऑफ ए गुड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय ए फर्म बाय यूजिंग ए गिवन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो कुल उत्पाद क्या होता है? एक निश्चित समय में सभी परिवर्ती साधन की इकाइयों द्वारा किए गए सीमांत उत्पादन का योग होता है, अथवा या कह लीजिए टोटल प्रोडक्ट जो होता है इक्वल होता है मार्जिनल प्रोडक्ट। अथवा एक फर्म एक निश्चित समय अवधि में दी गई आगतों का प्रयोग करके किसी वस्तु की जो कुल मात्रा उत्पादित होती है उसे कुल उत्पाद कहा जाता है। ओके, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? इज द पर यूनिट आउटपुट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो देखिए, एवरेज प्रोडक्ट दिया गया है यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट अपॉन में यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट, जिसे एल से डिनोट किया गया। तो टोटल प्रोडक्ट अपॉन में एल, ये क्या है? एवरेज प्रोडक्ट। आगे मार्जिनल प्रोडक्ट इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम एम्प्लॉइंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल यूनिट। तो सीमांत उत्पाद कहते हैं परिवर्ती कारक की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने पर कुल भौतिक उत्पाद में जो परिवर्तन आता है वो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। फिर दिया है टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में रिलेशन क्या है। देखिए, जब टोटल प्रोडक्ट जो होता है बढ़ती हुई दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद अधिकतम स्तर तक बढ़ता है, यानी कि एज लॉन्ग एज मार्जिनल प्रोडक्ट राइज टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। ओके, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट जो सीमांत उत्पाद है वो स्टार्ट फॉलिंग बट रिमेन्स पॉजिटिव, तो टोटल प्रोडक्ट राइजेज एट डिमिनिशिंग रेट। जब कुल उत्पाद घटती हुई दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद घटता है, लेकिन वो क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है, धनात्मक होता है। जब MP 0 होता है, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट जब 0 होता है तो टोटल प्रोडक्ट कितना होता है? मैक्सिमम होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें ही याद करने की इसमें। ठीक है, आगे देखिए। व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स नेगेटिव, जब MP निगेटिव होता है तो टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? स्टार्ट फॉलिंग, तो घटने लगता है टोटल प्रोडक्ट। तो जब कुल उत्पाद घटने लगता है तो सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है। तो संबंध दिखाया गया इसमें कि व्हेन MP ग्रेटर देन है AP से तो AP राइजेस होगा। जब MP और AP यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट बराबर हैं तो AP मैक्सिमम होगा और कांस्टेंट होगा। जब MP लेस है AP से तो AP क्या होता है? फॉल्स, यानी कि घटने लगता है। और दोनों वक्रें MP तथा AP उल्टे U आकार की होती हैं, U शेप की होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल, परिवर्तनशील अनुपात का नियम। ये क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल। द लॉ स्टेट्स दैट
As we increase the quality of only one variable input, keeping other input fixed, the total product increase at increasing rate in the beginning, then increases at decreasing rate, and finally TP falls. तो according to this law, change in TP and MP are classified into 3 phases. देखिए इसमें क्या कहा गया है कि लॉ स्टेट्स दैट वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वन, जब हम एक ही वेरिएबल की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं और अदर इनपुट्स को फिक्स्ड रखते हैं, तो पहले तो हमारा जो टोटल प्रोडक्ट होता है वो इंक्रीज होता है एट इंक्रीजिंग रेट इन बिगनिंग, लेकिन धीरे धीरे उसके बाद इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, एंड फाइनली उसके बाद जो टोटल प्रोडक्ट होता है वो फॉल्स होता है। ठीक है, तो ये दिखाया गया है। जैसे जैसे अधिक इकाइयां बढ़ाई जाती है, कुल उत्पादन सर्वप्रथम बढ़ती दर से बढ़ता है, फिर घटती दर से बढ़ता है और अंततः घटने लगता है। ठीक है, तो 3 चरण है इसमें। फर्स्ट है टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है, यानी कि टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, फिर है टीपी इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, और लास्ट है टीपी फॉल्स। अब इसमें देखिए, अब जब टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है तो एमपी भी क्या होता है, साथ में इंक्रीज होता है, लेकिन टीपी जब घटती दर से बढ़ता है तो एमपी घटता है पर धनात्मक रहता है, और जब टीपी घटता है तो तब एमपी ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज पता होनी चाहिए। इसका फेज 1 दिया गया है कि टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, इन द इनिशियल फेज, as more and more unit of variable factors are employed with fixed factor, total physical product increases at increasing rate, MP increasing। ठीक है भाई, कि टीपी जब बढ़ती दर से बढ़ रहा है तो एमपी भी क्या होगा, बढ़ेगा। फिर सेकंड में बोलेगा वो कि जब टीपी घटती दर से बढ़ता है तब एमपी घटता तो है लेकिन धनात्मक रहता है, और जब टीपी घटेगा थर्ड में, ये ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था है, तो इसमें एमपी भी क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है जब टीपी फॉल्स होता है। ओके, चलिए आगे दिया गया है कॉस्ट। इट इज द सम ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। कॉस्ट क्या है, देखिए स्पष्ट तथा अस्पष्ट लागतों तथा सामान्य लाभ के योग को लागत कहते हैं। तो इम्प्लीसिट कॉस्ट और एक्सप्लीसिट कॉस्ट इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट, इससे क्या बनती है, कॉस्ट। तो कॉस्ट किससे बनती है, एक्सप्लीसिट कॉस्ट, इम्प्लीसिट कॉस्ट और नॉर्मल प्रॉफिट, इन तीनों से मिलकर बनती है लागत यानी कि कॉस्ट। इसमें पहले दिया गया है एक्सप्लीसिट कॉस्ट। तो वे वास्तविक मौद्रिक भुगतान जो उत्पादक द्वारा कारक व गैर कारक आगतों के प्रयोग के लिए किए जाते, जिनका स्वामी उत्पादक स्वयं नहीं है, स्पष्ट लागतें कहलाती हैं। ठीक है, तो एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड बाय फिर्म ऑन द परचेज एंड हायरिंग द फैक्टर इनपुट फॉर द प्रोडक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लीसिट कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, पेमेंट ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, ये क्या है, एक्सप्लीसिट कॉस्ट में आते हैं। इम्प्लीसिट कॉस्ट, अस्पष्ट जो लागत है वो क्या है, इसमें जो है स्वयं की भूमि का लगान देना, स्वयं की पूंजी पर ब्याज देना, ये सारी चीजें क्या हैं, ये इम्प्लीसिट कॉस्ट अस्पष्ट लागत में आते हैं। ठीक है, तो जो निजी कारकों की अनुमानित लागत होती है वो अस्पष्ट लागत होती है। आगे अल्पकालीन लागतों का वर्गीकरण किया गया शॉर्ट रन कॉस्ट, जिसमें टोटल कॉस्ट आती है, एवरेज कॉस्ट आती है और मार्जिनल कॉस्ट आती है। टोटल कॉस्ट में 2 चीजें दी गई हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ऐसे ही एवरेज कॉस्ट में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी है। ओके, और एक होती है मार्जिनल कॉस्ट। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले यहां पे टोटल कॉस्ट दिया गया है। तो टोटल कॉस्ट किससे आती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट से जो है ये बनती है। तो कभी पूछा जाए टोटल कॉस्ट क्या होती है, कुल लागत क्या आती है, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि कुल बंधी लागत प्लस कुल परिवर्ती लागत मिलकर क्या बनाती है, टोटल कॉस्ट बनाती है। और यहीं से हम जो है टीएफसी, यानी कि अगर आपसे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालने को पूछा जाए, देखिए हमने एक रिलेशन पढ़ ली कि टोटल कॉस्ट होती है हमारी टीएफसी, यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब आपसे पूछे कि टीएफसी क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, तो हम इजीली बता सकते हैं कि टीसी, ओके टीएफसी जो है वो क्या होती है, टीसी माइनस टीवीसी होती है। ठीक है, इसी तरीके से हम टीवीसी बता सकते हैं कि टीसी माइनस टीएफसी होती है। तो इसी में से जो है हम इस चीज को निकाल सकते हैं। ठीक है,
चलिए आगे बताया गया सप्लाई क्या होती है, पूर्ति। जब एक विक्रेता किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर तथा एक निश्चित समय अवधि में जितनी मात्रा बेचने के लिए तैयार होता है उसे उस वस्तु की पूर्ति कहती हैं। तो रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ commodity that a firm or seller is willing to offer or ready to sell at a certain price over a given period of time। तो इसे कहा जाता है पूर्ति। जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं सप्लाई को, देखिए किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाली कारक क्या है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, प्राइस ऑफ इनपुट, नंबर ऑफ फिर्म्स, गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग टैक्सेशन एंड सब्सिडीज और गोल्स ऑफ द फिर्म। ये कुछ चीजें हैं जो अफेक्ट करती है सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी। ठीक है, आगे एक और टर्म दी गई है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची। ये क्या है, जो एक वस्तु की विभिन्न मात्राओं को दर्शाई जिन्हें एक उत्पाद एक निश्चित समयावधि में कीमत के विभिन्न स्तरों पर बेचने का इच्छुक होता है। तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल रेफर्स टू द शेड्यूल विच शोज वेरियस क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट एन इंडिविजुअल फर्म इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक मार्केट सप्लाई शेड्यूल होता है, रेफर्स टू द शेड्यूल विच शोज द सम टोटल ऑफ वेरियस क्वांटिटीज सप्लाइड of a commodity by all sellers or all firms in the market at various prices during a given period of time। तो जो किसी वस्तु की उन मात्राओं को दर्शाए जिन्हें उस वस्तु के सभी उत्पादक एक निश्चित समय अवधि में कीमत के विभिन्न स्तरों पर बेचने के इच्छुक होते हैं। ठीक है, वो बाजार पूर्ति अनुसूची होती है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉज ऑफ अपवर्ड मूवमेंट अलोंग ए सप्लाई कर्व। एक पूर्ति वक्र के साथ ऊपर की ओर संचलन का कारण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीज इन प्राइस, कीमत में वृद्धि। व्हेन टोटल रिवेन्यू इज मैक्सिमम, अगर टोटल रिवेन्यू मैक्सिमम है तो मार्जिनल रिवेन्यू क्या होगा? तो मार्जिनल रिवेन्यू क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, तो क्या होगी? ओके एक मिनट, तो इसमें बतानी पूर्ति की जो लोच होगी यानी कि जो भी चेंज आएगा वो क्या होगा, क्या एक से अधिक होगा, बराबर होगा, कम हो गया, शून्य के बराबर होगा? तो वो होगा बराबर, 1 के बराबर होगा। ठीक है, द बिहेवियर ऑफ एवरेज रिवेन्यू व्हेन टोटल रिवेन्यू इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट इज। एवरेज रिवेन्यू के बारे में बताना है, जब टोटल रिवेन्यू इंक्रीज होता है एट ए कांस्टेंट रेट, तो एवरेज रिवेन्यू क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आगे है द बिहेवियर ऑफ टोटल प्रोडक्ट व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट। अगर मार्जिनल प्रोडक्ट 0 है तो टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? मैक्सिमम होता है। व्हेन कॉस्ट कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर कॉस्ट कर्व जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो क्या होता है, मतलब कौन सी लागत का वक्र एक्स के समानांतर होता है? तो TFC। अगर सप्लाई कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस तो क्या होगी पूर्ति? तो राइट आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, व्हेन पर यूनिट प्राइस रिमेन कांस्टेंट, जब स्थिर हो तो होता है AR इक्वल टू MR। व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज फॉलिंग देन, अगर टोटल प्रोडक्ट जो है फॉल हो जाए यानी कि कुल उत्पाद गिरता है तो सीमांत उत्पाद का व्यवहार बताना है, उसमें क्या रहता है? तो वहां पर MP क्या होता है? नेगेटिव होता है जब टोटल प्रोडक्ट फॉल होता है। अगर एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम है देन MP इक्वल टू AP होता है, यानी कि सीमांत उत्पाद क्या होता है? 0 होता है। ओके सॉरी नहीं, MP जो है बराबर होता है AP के। ठीक है, लास्ट है इन फेज 2 ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल टोटल प्रोडक्ट, साधन के प्रतिफल की दूसरी अवस्था में कुल उत्पादन क्या होता है? तो इंक्रीज होता है एट डिमिनिशिंग रेट, तो घटती दर से बढ़ता है। 3 फेज पढ़े थे हमने इसके, तो तीनों जो आपको पता होनी चाहिए उन्हीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये था चैप्टर नंबर 10। थैंक यू सो मच।